बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रेलिवेंट कॉस्टिंग में हमने अपनी सेकंड क्लास में जो एक्स्ट्रा क्लास थी उसमें हमने रेलिवेंट कॉस्टिंग में मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे। अब जल्दी से ओवरव्यू दे दूं, फिर हम लेबर की रेलिवेंट कॉस्टिंग में जा रहे हैं। मटेरियल में रेलिवेंट कॉस्टिंग कौन सी बनेगी? नंबर 1, सबसे पहले देखना है कि मटेरियल हमारे रेगुलर इस्तेमाल का है या रेगुलर इस्तेमाल का नहीं है। अगर तो मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का है, अगर वो स्टॉक में है और अगर वो स्टॉक में नहीं भी है, दोनों केसेस में अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का है तो मार्केट प्राइस हमारी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। अगर मटेरियल स्टॉक में नहीं है तो क्या करूंगा? मार्केट से खरीदूंगा। और अगर मटेरियल स्टॉक में है तो भी जो मार्केट प्राइस होगी वो रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी अगर मटेरियल मेरा रेगुलर इस्तेमाल का है। नंबर 1 बात ये बात समझ लगी? तो अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल के ना तो फिर स्टॉक में है स्टॉक में नहीं है इन बातों को देखने की जरूरत नहीं है। मटेरियल रेगुलर यूज का है, चुपचाप मार्केट प्राइस विल बी अवर रेलिवेंट कॉस्ट। सीधी सी बात है। अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का नहीं है, इसमें देखना है कि स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है। एक मटेरियल हमारे रेगुलर इस्तेमाल का नहीं था, मिसाल के तौर पर हम शर्ट्स बनाते थे और शर्ट बनाने के लिए रॉ क्लॉथ खरीदते थे। हमारे पास सर्दियों में कोट बनाने के लिए एक ऊन का कपड़ा भी पड़ा हुआ था। वो जो ऊन का कपड़ा था वो हमारे रेगुलर इस्तेमाल में नहीं था। बात में समझ आ रही है? मुझे कोट बनाने का ऑर्डर आ गया और हमारे पास ऊन का कपड़ा स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ था, तो क्या करूंगा? मार्केट से जाकर ऊन का कपड़ा खरीद लूंगा और उससे कोट बना लूंगा। वो जो मार्केट प्राइस से नया ऊन का कपड़ा खरीदा वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि मेरे स्टॉक में ऊन का कपड़ा कोट बनाने के लिए है ही नहीं। ये बात समझ लगती है? मसला किसमें आता है? वो जो ऊन का कपड़ा था कोट बनाने के लिए वो मेरे स्टॉक में कहीं से संदूक से निकल आया, कहीं पड़ा हुआ निकल आया। हमने कहा ये जो स्टॉक में ऊन का कपड़ा निकल आया, अब 2 फैसले करूंगा। इस स्टॉक को कोट बनाने में इस्तेमाल करूं या इस कपड़े को मार्केट में बेच दूं। अब ये 2 फैसला करूंगा, जिससे ज्यादा बेनिफिट होगा वो करूंगा मैं। मेरे पास समझ आ गई? अच्छा, तो फिर हमने कहा अगर वो ऊन का कपड़ा स्टॉक में निकल आया, इफ मटेरियल इज इन स्टॉक, अगर मटेरियल स्टॉक में है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन मार्केट प्राइस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? वो जो ऊन का कपड़ा मेरे पास से निकल आया, हो सकता है उसको मार्केट में बेच दूं, मार्केट में बेच दूं। अगर मैं मार्केट में बेच देता हूं तो मार्केट में कितने का सेल होगा? 100 रुपए का। सेकंड क्या? सेकंड ये कि वो जो मेरे पास कपड़ा निकला ऊन का, उसको अल्टरनेट मकसद के लिए इस्तेमाल कर लूं और वहां से जो बेनिफिट मुझे मिलना है वो बेनिफिट हासिल कर लूं। अब वो नेट बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा? अल्टरनेटिव व्यू से। मान लें वो जो ऊन का कपड़ा था वो हमें किसी जर्सी बनाने की कंपनी ने, फैक्ट्री ने कहा कि यार ये जर्सी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो आपका कपड़ा है ना, इसको हमें थोड़ा सा ना अपने मुताबिक थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो जो परचेज कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट है जो सेव हो गई, उसमें से माइनस कर दूंगा कन्वर्जन कॉस्ट। इसकी मिसाल ऐसे ले लो, उसने हमें ये कहा था कि जो आपके पास क्लॉथ पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ऊन का कपड़ा बना हुआ है, ये जो जिस हालत में ये कपड़ा है हमें इस हालत में नहीं चाहिए, हमें इस हालत में नहीं चाहिए, हमें इसके छोटे छोटे पीस बनाकर दे दो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हमें मार्केट से प्रोडक्ट नहीं खरीदनी पड़ेगी, हम आपसे ही प्रोडक्ट खरीद लेंगे और आपको उसके पैसे दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब परचेज कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट सेव, ये वो प्रोडक्ट होगी जो मैं मार्केट से खरीदने जाऊंगा। अगर मैं अपना ही यही वाला कपड़ा इस्तेमाल कर लूं तो मार्केट से जो प्रोडक्ट मुझे खरीदनी थी वो नहीं खरीदूंगा, वहां से पैसे बचेंगे, वहां से पैसे बचेंगे। अच्छा, वो पैसे जितने बचेंगे उसमें से कन्वर्जन कॉस्ट क्या? मेरे पास जो ऊन का कपड़ा था वो बड़ा कपड़ा था, उसके छोटे छोटे कटिंग शटिंग करवाऊंगा, उसके जो भी पैसे बनते होंगे वो परचेज कॉस्ट जो सेव की, ये मेरी इनकम होगी ना बच्चों। परचेज कॉस्ट सेव करना, एक्सपेंस का सेव होना इनकम होती है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? एक तरह की इनकम हो जाएगी। और इस इनकम में से माइनस क्या करूंगा? कन्वर्जन करूंगा।
तो जो पैसे मुझे मिलेंगे वो मेरा नेट बेनिफिट होगा फॉर अल्टरनेटिव यूज। मैंने अपनी इस ऊन वाले कपड़े का कोट बनाने में नहीं, आज जर्सी बनाने में लगा दिया। बात समझ आ गई? मान लो अगर मैं ऐसा करता हूं, कोट नहीं बनाता, कोट की जगह अल्टरनेटिव यूज जर्सी बनाता हूं, तो भाई जर्सी बनाने से मुझे नेट बेनिफिट कितना मिलेगा? 90 का। अब मुझे बताएं, मैं कोट वाला कपड़ा जर्सी में लगाऊं या मार्केट में बेचूं? बेनिफिट क्या? मार्केट में बेचूं। एक तीसरा भी होता है, तीसरा केस भी होता है, कैन यूज एज अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऑन डिफरेंट जॉब। डिफरेंट जॉब के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या? इसकी एग्जांपल ये, एक थर्ड पार्टी मेरे पास आई, उसने कहा यार सुने आपके पास ऊन का कपड़ा है, मैं मार्केट से ढूंढ रहा हूं पर मुझे ऊन का कपड़ा मिल नहीं रहा, अगर आप मुझे ऊन का कपड़ा बेच दें ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट को मुकम्मल कर लूं, तो ये उसके बदले में आपको क्या कर दूंगा? पैसे दे दूंगा। क्या कर दूंगा? पैसे दे दूंगा। इसका मतलब अगर मैं, हेलो बच्चों, अगर मैं ये ऊन का कपड़ा थर्ड पार्टी को दे देता हूं तो मार्केट में नहीं बेच पाऊंगा और जर्सी नहीं बना पाऊंगा। बस समझ आ रही है? और अगर उस थर्ड पार्टी को मैं क्या कर दूं? ना कह दूं, अगर उस थर्ड पार्टी को नो कह दूं, तो थर्ड पार्टी को कपड़ा बेचने से जो बेनिफिट मिलना था वो कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। अगर मैं अपने ऊन वाले कपड़े को जर्सी या मार्केट में बेचता हूं तो थर्ड पार्टी को बेचकर जो कंट्रीब्यूशन मुझे मिलना था वो नहीं मिलेगा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल का क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह थोड़ा क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा आपको। तो मान लें थर्ड पार्टी को अगर मैं कपड़ा बेचता, उससे जो कंट्रीब्यूशन मिलता वो 110 मिलना था, 10 मिलना था। अब नेट बेनिफिट चेक करते हैं, मार्केट में बेचूं 110 का मिलता है, जर्सी बना के बेचूं 90 का बेनिफिट मिलता है, थर्ड पार्टी का बेचूं तो 110 का बेनिफिट मिलता है। तीनों में से हायर कौन होगा? 110 होगा। अच्छा, एग्जाम में ये तीनों पॉइंट भी हो सकते हैं, कोई से 2 भी हो सकते हैं, कोई सा 1 भी हो सकता है। ये मैंने मैक्सिमम केसेस बताए। डन हो गया? अब मुझे बताएं इन तीनों में से कौन जीता? 110। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी कितनी बन गई? 110। मेरी बात समझ आ रही है? अभी भी ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं बनेगी। इसका मतलब ये है अगर मैं ऊन वाला कपड़ा, हेलो बच्चों, ऊन वाला कपड़ा थर्ड पार्टी को बेचता हूं तो 110 का बेनिफिट ले लूंगा, पर फिर मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना, फिर मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे कोट भी तो बनाने हैं। बात समझ आ रही है? मुझे कोट भी तो बनाने हैं। अब मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो मार्केट से कितना का मुझे पड़ेगा? 105 का। इसका मतलब 110 का बेनिफिट लिया, उस 110 में से मार्केट से 105 का खरीद लूंगा, नेट बेनिफिट 5 का हो जाएगा। तो 105 जो है ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। 105 जो है मेरी रेलिवेंट कॉस्ट। ये रेलिवेंट कॉस्ट लोअर बनती है। तो इनकम 5 होगी। इनकम नहीं, इनकम कोई मटेरियल कॉस्ट एक्सपेंस है, इसमें एक्सपेंस को सोचना, आप इनकम को नहीं सोचना, रेलिवेंट कॉस्ट को देखना। तो यहाँ पे जो मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट होगी 105 बनेगी। अब दूसरा केस करना, थर्ड पार्टी को कितने का बेच के बेनिफिट कमाया? 110 का। मान लो वो मार्केट में जो ऊन का कपड़ा मिलता है ना, मार्केट में 120 का मिलता है। इसका मतलब अगर मैं 110 वाला थर्ड पार्टी को बेच देता हूं, फिर मार्केट में मुझे 120 का खरीदना पड़ेगा। ये तो बेवकूफी हुई। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं समझा पा रहा हूं? 110 का अगर मैं थर्ड पार्टी को बेचता हूं, मार्केट में मुझे 120 का मिलेगा, तो पागल हूं मैं उसको बेचूं और खुद मार्केट से महंगा खरीदूं? तो क्यों ना मैं अपने ऊन वाले कपड़े को अपने कोट बनाने में लगाऊं और मार्केट से 120 रुपए बचा लूं। जब मैंने अपने कपड़े को, अपने उस ऊन के कपड़े को अपनी प्रोडक्ट कोड बनाने में लगाया तो मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस चक्कर में मैं 110 कुर्बान करूंगा, फिर मुझे 110 रुपए नहीं आ पाएंगे। तो कह सकता हूं अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक को कोट में
यूज करता हूं तो थर्ड पार्टी को नहीं बेच पाऊंगा। तो अगर थर्ड पार्टी को नहीं बेच पाऊंगा तो 110 रुपए नहीं आ पाएंगे। तो जो 110 नहीं आ पाएंगे ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा जी, ऊपर वाले केस में क्या, अगर मैं थर्ड पार्टी को बेच देता हूं, अगर मैं थर्ड पार्टी को बेच देता हूं तो मार्केट से मुझे 105 का खरीदना पड़ेगा। ये खरीदना क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी को बेच दिया कपड़ा। तो थर्ड पार्टी को कपड़ा बेचने की वजह से मुझे मार्केट प्राइस से खुद खरीदना पड़ेगा। तो ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। डन हुआ? तो लोअर बनेगी मार्केट प्राइस भी रेलिवेंट कॉस्ट बन सकती है और यहां से 110 भी रेलिवेंट कॉस्ट बन सकती है। ठीक है जी। तो इनमें से रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी बनेगी बच्चों? लोअर ऑफ। तो 110 105 इस केस में मार्केट प्राइस रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। 120 और 110 इस केस में कौन रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी? 110 रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। और इस वाले केस में 105 मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। ये थी मेरी टोटल मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट। तो इनमें से जो डेंजरस कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर एक मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल में नहीं है, मसला तब आया अगर वो स्टॉक में निकल आया। काश वो स्टॉक में ना होता तो चुपचाप मार्केट से खरीद लेते, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होती। ये था मटेरियल वाला, सारा रिवाइज हो गया। अब आगे आ जाए। अब इसको करने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। क्वेश्चन 1 जल्दी से रीड करें ताकि मटेरियल की सारी कहानी आपको समझ लग जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोगों ने जो पढ़ना है यहां से यहां तक सॉल्व करना है। पहले यहां से यहां तक सिर्फ इस पैराग्राफ में बताएं कि मटेरियल एक्स की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। और सोल्यूशन नीचे नजर आ रहा है, मैं जरा सोल्यूशन छुपा लूं। चलो 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 जल्दी से पढ़ लो और कैलकुलेट करो मटेरियल एक्स की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। ये पैराग्राफ पढ़ लिया और आंसर आप लोगों ने अपने लिख लिया। अब देखते हैं राइट आंसर क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 5000 kg ऑफ मटेरियल एक्स। बच्चों मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया तो मटेरियल एक्स के 5000 kg चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। मटेरियल एक्स इज यूज रेगुलरली, क्या कीमती वर्ड आया, इज यूज रेगुलरली को अंडरलाइन कर लिया हुआ आपने जैसे मैंने किया हुआ है। हमने कहा यूज रेगुलरली है, बस मार्केट प्राइस मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी चुपचाप बाय द कंपनी। द कंपनी हैज 400 kg ऑफ मटेरियल एक्स करंट इन इन्वेंट्री। हमने कहा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने कीमती वर्ड ये पढ़ लिया हुआ है तो तुम इग्नोर हो जाओ। और कहता है इन्वेंट्री में 4000 का पड़ा हुआ है जो हमने जमाने के 3 में 4 kg का खरीदा था। हमने कहा तुम्हें जरूरत नहीं है, हमारी सारी नजरें मार्केट प्राइस को ढूंढेंगी। द प्राइस फॉर मटेरियल एक्स हैज रीजन टू 4.2 पर kg सिंस लास्ट परचेज। कहता अब जो मार्केट में है वो 4.2 kg का हो गया, 4 वाला 4.2 का हो गया। तो ये 4.2 इज माई मार्केट प्राइस। तो यहां से जो मटेरियल एक्स आएगा वो कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 4.2। आंसर इज 21000। ये मटेरियल एक्स आएगा। जी हाँ, अगर ये वाला पॉइंट नहीं लिखा तो फिर आप अजम्पशन लोगे, पर वो ऐसा को अधूरा छोड़ेगा नहीं। हाँ, वो बताएगा कि रेगुलर यूज है या रेगुलर यूज नहीं है। अगर रेगुलर यूज ना होता और ये इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, ठीक है, तो इन्वेंट्री में पड़ी है, फिर हमें मार्केट प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करना था ना। तो मार्केट प्राइस 4.2 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं है, तो फिर 4.2 पे फिर भी रिकॉर्ड होता। क्या ख्याल है? कोई अल्टरनेटिव और इस्तेमाल नहीं है ना, क्या ख्याल है? तो फिर यही होता फिर भी, अगर नो यूज होता फिर। चलो जी, ये वाला करो आप। ये मटेरियल वाई के लिए बताओ, मटेरियल वाई के लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे? स्टार्ट हो जाओ। ठीक बच्चों, होप आप लोगों ने कर लिया होगा भाई। अब मैं बढ़ता हूँ। द कॉन्ट्रैक्ट वुड ऑल्सो रिक्वायर 2000 kg ऑफ मटेरियल वाई। भाई वो जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 2000 क्या चाहिए? वो बोलो बच्चों, 2000 क्या चाहिए? वाई चाहिए। ये जो 2000 मटेरियल वाई है ना, उसमें तो कह रहा है 1500 kg ऑफ मटेरियल वाई इन इन्वेंट्री। ये तो घर से निकल आई। तो ये जो 2000 में से जो 1500 kg है ये तो मेरी स्टॉक में पड़ी हुई है। तो 500 का क्या करूंगा? ये स्टॉक में पड़ी है
नहीं, ये तो बाय से खरीद के लेकर आऊंगा ना, तो भाई इसको तो खरीदते हैं। तो न्यू परचेज ऑफ मटेरियल वाई वुड कॉस्ट ₹10 पर केजी। तो 500 जो नया खरीदूंगा मार्केट से, ये 10 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 ये रेलिवेंट कॉस्ट बन गई। अब 1500 केजी का क्या करूंगा अपने साथ? ये जो 1500 केजी मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये ओरिजिनल कॉस्ट कितने करता है? और बोलो 14,400 करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट है, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस 1500 केजी को मार्केट में बेचता हूं, सारे के सारे 1500 केजी को बेचकर मार्केट से कितने पैसे मिल रहे हैं? 3600 रुपए मिल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर मैं इसको मार्केट में बेच देता हूं 1500 केजी के साथ, दो शुरू करने लगा हूं मैं। 1500 केजी को अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे? 3600। और अगर मार्केट में बेच दिया तो फिर 1500 को भी खरीदना पड़ेगा। तो अगर 1500 को खरीदूंगा मार्केट में तो कितने का मिलेगा? 15,000 का मिलेगा मुझे। तो बेवकूफ होगा ना कि मैं 3600 का बेच के फिर 15,000 का खरीदूं। तो क्या करूंगा? 1500 केजी को अपने एग्जिस्टिंग काम में यूटिलाइज कर लूंगा, ताकि मैं क्या करूं? 1500 रुपए बचा सकूं। जब मैं 1500 केजी को अपने एग्जिस्टिंग काम में यूज कर लूंगा तो बच्चों ये बेच नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब इस सेल को कुर्बान करूंगा ताकि मैं इन 1500 को अपनी जॉब में इस्तेमाल कर लूं। अगर ये 1500 मेरी जॉब में इस्तेमाल हो गए तो बेच नहीं पाऊंगा, ये 3600 नहीं हासिल कर पाऊंगा। इसका मतलब 1500 केजी को मैं क्या करूंगा? अपनी जॉब में इस्तेमाल करूंगा और 3600 हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो ये 3600 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि हमने इन दोनों में से कौन सी लेनी है? लोअर ऑफ लेनी है। तो अब बनेगा 8600। 8600 ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी फॉर मटेरियल वाई। डन। और टोटल बन जाएगा, और यहां से आ जाएगा 8600, और ये बन जाएगा 21,000। और अगर टोटल कैलकुलेट करनी हो तो 29,600 ये हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगी मटेरियल। डन बच्चों? यहां तक देख लो, कभी कोई टेंशन है तो मुझे बता दो और समझाऊं? ओके, आगे चलो। ये सोल्यूशन हमने किया हुआ है, 21,000 आ गया, और मटेरियल हेल्ड इन्वेंटरी स्क्रैप वैल्यू जो कुर्बान की 3600 आ गया, और न्यू परचेज 5000 आ गया। ठीक है, टोटल 86 आ गया मटेरियल वाई का, और एक्स का 21,000 आ गया हमने कर लिया। डन। अच्छा जी, चलो जी एक और सवाल करते हैं मटेरियल को पक्का करते हैं। जल्दी से पढ़ लो। जी बच्चों, और होप सो आप लोगों ने कर लिया हो। अब एक मरतबा मैं जरा कर देता हूँ, और ये तो सोल्यूशन सारे सामने आ गए। सोल्यूशन समझा दो या अपना कर लूँ? जल्दी बताओ। अपना कर लेते हैं, चलो इसको गोली कराओ। आओ बच्चों जरा समझते हैं और फिर चीजों को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, मटेरियल एक्स के लिए मटेरियल एक्स आ गया। अब मटेरियल एक्स की रेलिवेंट कॉस्ट क्या ये देखते हैं। मटेरियल एक्स ये आ गया। मटेरियल एक्स क्वांटिटी नीडेड फॉर जॉब, एक नई जॉब आई, उस नई जॉब को मुकम्मल करने के लिए 800 केजी एक्स चाहिए। क्वांटिटी करंटली हेल्ड इन इन्वेंट्री 200 मेरे पास पड़ी हुई है। 200 मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट करंटली हेल्ड एज इन्वेंट्री, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। जो ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ये इस इन्वेंट्री की क्या है? पर यूनिट कॉस्ट है। तो ये मेरे पास संक कॉस्ट होगी, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। इसका हमारे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसको तो गेम से उड़ा दें। ठीक है। करंट परचेज प्राइस, ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी होती है और इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। करंट डिस्पोजेबल वैल्यू, ये तो हमारी एनआरवी आ गई, जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। कुछ चीजें हमने हाईलाइट कर ली। अब पढ़ते हैं
कि कौन मटेरियल रेगुलर है, कौन मटेरियल रेगुलर नहीं है, फिर सवाल को तय करते हैं। मटेरियल एक्स इज रेगुलर यूज, हुई बस ये जुमला पढ़ा और उसके बाद अन्नी में जा दी। मटेरियल एक्स अगर रेगुलर यूज का है, आगे मुझे जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मार्केट से खरीदूंगा और सारा के सारा ही मार्केट से खरीदूंगा, क्योंकि मटेरियल एक्स क्या है, रेगुलर यूज का है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 23 कर दूंगा, कहानी खत्म। 800 मल्टीप्लाई बाय 23 कर दूंगा, कहानी खत्म। आंसर कितना है मेरे पास, बोलो यार, 18,400। ये मेरी बात समझ लग गई, ये आ गया मटेरियल एक्स। अब अगली बात मटेरियल वाई देखते हैं। मटेरियल वाई आ जाए, इसके साथ क्या सलूक होता है। मटेरियल वाई, मटेरियल वाई इंग्लिश पढ़ते हैं। ओहो, मटेरियल वाई की इंग्लिश, मटेरियल वाई इज नो लॉन्गर रेगुलर यूज। इसका मतलब ये रेगुलर यूज का नहीं है, तो रेगुलर यूज वाली कहानी माइंड में ले आए। अच्छा, अगर स्टॉक में नहीं है तो मार्केट से खरीद लेंगे। मसला ये है मटेरियल वाई 600 चाहिए और 400 तो स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो मसला स्टॉक में पड़े रहने का इस 400 का है। चाहिए मटेरियल वाई कितना, 600, स्टॉक में कितना पड़ा है 400, तो 200 तो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा ना, तो ये तो 200 मार्केट से तो खरीद लेना रहा यार। तो 200 मल्टीप्लाई बाय मार्केट से कितना का मिलेगा, 1900 रुपए का मिलेगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 19, आंसर क्या आया, 3800 आ गया। ये हमने कर लिया। अच्छा, टोटल कितना चाहिए, 600, 200 मार्केट से खरीद लिया। अब फैसला करना है ये जो 400 है ना, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसको देखते हैं जरा आप, 400 का क्या करना है। अच्छा जी, इस 400 के लिए फैसला करते हैं जनाब, इस 400 का भी हम क्या करेंगे। अच्छा जी, और यहाँ पे सारी कहानी खत्म हो गई, आगे कोई जुमला नहीं लिखा हुआ, तो ठीक है। अगर ये जो 400 है, ये जो 400 है, इसको मार्केट में बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, 12 का, और मार्केट से खरीदूंगा तो कितने का खरीदूंगा, 1900 रुपए का। तो बेवकूफी है 12 का बेचना बेवकूफी है ना, क्योंकि 12 का बेच के 19 का खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो क्यों ना इस वाई को हम इस्तेमाल करें। अगर वाई को हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, तो 12 रुपए की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो 12 विल बी अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये लॉजिकली बताई, और फॉर्मूला सिखाया था, रेलिवेंट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन दोनों में से लोअर जो होती है वो रेलिवेंट कॉस्ट बनती है। तो 19 और 12 में लोअर कौन है, 12, तो 12 विल बी अवर रेलिवेंट कॉस्ट। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर आ जाएगा 4800, और दोनों को ऐड करें, आंसर कितना आया, 8600 आ गया मेरे पास, ये आ गया। कोई परेशानी। अब तीसरा कौन रह गया, मटेरियल जी रह गया। मटेरियल जी में आ जाए जरा आप, मटेरियल जी कितना चाहिए, 500, स्टॉक में कितना पड़ा है, 300, 200 तो खरीदना पड़ेगा, ये तो खरीदो यार पहले, तो 200 मैं खरीदूंगा, और मार्केट से जी कितने का मिलेगा, 40 रुपए का। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 40 किया, 200 मल्टीप्लाई बाय 40 का आंसर कितना आया, 8000। अच्छा, जरूरत कितने की है, 500 की। 200 तो खरीद लिया, अब 300 का क्या करना है, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है, चेक करते हैं। 300 को जब मार्केट से खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा, 40 का। मार्केट में बेचूंगा तो बेनिफिट कितने का मिलेगा, 20 का। ठीक है, अब बेनिफिट में दो बेनिफिट आ गए, दो आ गए, बेनिफिट में दो बेनिफिट आ गए। अगर मार्केट में बेचूंगा तो 20 रुपए का बेचूंगा, और आगे लिखा हुआ है मटीरियल जी इज नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज, ये भी रेगुलर यूज में नहीं है। बट इफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल इज नॉट यूज फॉर दिस जॉब, they can be used as substitute material on different job when the contribution would be 25 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब सेकंड मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा, और अगर मैं इसको अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा तो कितना कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, 25। तो 20 वाला फायदा ज्यादा, 25 वाला फायदा ज्यादा, और बोलो 25 मेरी क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मुझे बताएं 25 का बेच कर 40 का मार्केट खरीदना अक्लमंदी बेवकूफी,
बेवकूफ़ी। इसका मतलब 40 का मार्केट से खरीदना बचाऊंगा, तो अपने मटेरियल को खुद इस्तेमाल करूंगा ताकि 40 बच जाए। अगर मटेरियल को खुद इस्तेमाल करूंगा तो कह सकता हूं ये 25 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सिंपल सी शॉर्टकट क्या सिखाया था भाई, मार्केट प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, 40 लोअर 25 लोअर, 25 लोअर, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी बनेगी 25। ठीक है, तो ये जो 300 यूनिट होंगे इसको खुद इस्तेमाल करूंगा और 25 को सेक्रीफाइस करूंगा, तो 300 मल्टीप्लाई 25, आंसर क्या आया 7500। तो आंसर कितना आया 15,500। और इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये निकलेगा टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। कितना आंसर आया, हाँ 42,500। ये मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, नहीं क्यों अपनी अपनी करेंगे हम। मैं आपको ब्लैंक सेंड करूंगा। यस सर, क्या कह रहे हो? नहीं ये वाली करूंगा, मजाक कर रहा था। तो ये आंसर कितना आ गया 42,500। ये हमारे पास आंसर आ गया। डन बच्चों? अच्छा, सर हम इसमें शॉर्टकट भी लिखता है। शॉर्टकट लगाया तो है, और कितने को शॉर्टकट लगाए? ये जो मैंने आंसर लिखे हैं शॉर्टकट से लिखे हैं। शॉर्टकट बताया तो है कि आप परचेज प्राइस का और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दोनों कंपेयर करके लोअर ले लो। इसमें आपको कंसेप्ट सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सर हम पहले क्या? नीचे सर तीन हम मतलब वो केस पढ़े। नहीं, तूने अगर इसके अलावा कोई सोचा हुआ तो फिर तेरी सोच गलत है। नहीं ये बात अच्छा अच्छा, क्या सोचा था? सर जो हमारे पास 3 केस आ जाते हैं, अगर हमारे पास रेगुलर यूज हाँ। स्टॉक में भी मौजूद हो, हाँ 3 केस आ जाते हैं। हाँ। उसमें से हम मतलब सॉल्व करने से बेहतर है हम उनमें से देख लें कि उनमें से हायर कौन सी है। जी सर, ऐसे देखना, ऐसे सॉल्व कर कौन रहा है? इधर तो मैं ऐसे फंस गया था सवाल में। नहीं तो देखना, या तो मार्केट में 20 का बिकेगा, या तो सब्स्टिट्यूट में 25 का सेल फायदा होगा। तो 25 हायर है, अब 25 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलेगी। फिर इस 25 को मार्केट से बैठे बैठे कंपेयर करें, नजरों में कंपेयर करें। 25 लोअर है, 25 इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी रेलेवेंट कॉस्ट। मैं सर मतलब सर मैंने तीसरा पॉइंट भी इधर ही ऐड जब तक फाइनल ना हो जाए, नजरों से वैल्यू आइडेंटिफाई करो। जो भी नंबर आएगा उसमें 300 से मल्टीप्लाई होना है, और 300 से मल्टीप्लाई होने के 3 ताबेदार हैं, एक ये और एक 40। सबसे पहले इन दोनों का मुकाबला करवाओगे, क्योंकि दोनों फायदा देगा। 25 वाला फायदा ज्यादा, 20 वाला, भाई 25 वाला फायदा ज्यादा। फिर अगली बार इस 25 को 40 से कंपेयर करोगे, लोअर कौन 25 यू विल बी रेलिवेंट कॉस्ट। नजरों में करना सारा सवाल, आंखों में करेंगे इंशाल्लाह सवाल। ठीक है, सवाल हो या ना हो, कुछ और हो जाए। सही, हाँ यही रेलिवेंट कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट है, ये रेलिवेंट कॉस्टिंग है। सही है। अच्छा, अब चलते हैं भाई, अब चेक करें। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक एनआरवी आ गया और एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल आ गया। अब तीसरा वाला रह गया था कि थर्ड पार्टी आ जाए और वो कहते हैं यार कि हम मटेरियल बदल देते हैं। अब मान लें 0.2 जिंदा हो गया सिर्फ जी के लिए। अब 0.2 जी के लिए आ जाए तो अब बताएं क्या करेंगे, जल्दी से करें और मुझे बताएं आंसर क्या आएगा। सिर्फ 0.2 और 0.2 सिर्फ जी के लिए है। 0.2 किसके लिए है? ओह 15 में 3 ऐड होगा। 0.2 सिर्फ जी के लिए। सॉल्व करें फिर मैं आंसर बताता हूं। यार खुद तो कर लो, पहले पढ़ते रहो जरा। मेरा सर इसका 9000 है। ठीक है बच्चों, ये मैं करवाता हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लिया। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 सिर्फ मटेरियल जी के लिए था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 किसके लिए था? सिर्फ मटेरियल जी। उसमें 200 वाला पॉइंट तो एज इट इज रहेगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8000 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 2000 तो हमने मार्केट से खरीद लेना है। मसला ये था 300 के लिए क्या करेंगे। तो 300 के लिए पहले हमने 25 लिया था, याद है? 300 के लिए पहले हमने किसको लिया था? 25। अब जी में एक तीसरा बंदा भी आ गया, तीसरा बेनिफिट भी आ गया। नंबर 1, या तो जी को मार्केट में बेचूंगा तो 20 रुपए मिलेंगे। नंबर 2, या तो जी को सब्स्टिट्यूट मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करूंगा तो कंट्रीब्यूशन 25 का मिलेगा। नंबर 3, इन एडिशन टू अबव मटेरियल जी इंफॉर्मेशन, ये मटेरियल जी की इंफॉर्मेशन है। अ कंपनी हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट मटेरियल जी इनटू 2 यूनिट ऑफ अनदर मटेरियल जी एक्स। ये बात,
उसने कहा कंपनी के पास एक ऑप्शन है, याद है कि हमने कहा था वो हम बड़े पीस को छोटे पीसों में कन्वर्ट कर लेंगे, ये वाली बात है। अब एक जो z है, एक z में से कितने zx मिलेंगे? दोबारा ये कीमती बात है। 3 कह सकता था, 5 कह सकता था, जितने भी कहता कह सकता हूं, एक z के बदले में 2 zx मिलने वाले हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, आफ्टर इंक्रीजिंग कन्वर्जन कॉस्ट 3, जब मैं एक z को 2 zx में कन्वर्ट करूंगा तो वो पैसे जो लगेंगे वो 3 रुपए लगेंगे। बात समझ लगती है? अच्छा, मटीरियल zx इज रेगुलर यूज इन अनदर जॉब। मटीरियल zx ये रेगुलर यूज होता है अनदर जॉब में, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 15। मार्केट प्राइस कितनी है? 15। अब आए जो ऊपर कंसेप्ट समझाया था, यहां पर आ जाए। अगर नेट बेनिफिट फॉर ऑल्टरनेटिव ये, तो क्या करेंगे? परचेज कॉस्ट माइनस करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। ये वाला ये केस है, ठीक है। और पहले वाला क्या था? कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये अभी तक स्क्रीन पर नहीं आया, ये अगले सवाल में आ जाएगा, फिर मैं ये आपको दिखा दूंगा। बोल, कोई सवाल है तो पूछ ले। अच्छा, अब आ जाओ। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसका मतलब एक z से कितने zx निकलेंगे? 2। मेरे पास समझ आ रही है? क्लियर? इसका मतलब मेरे पास कितने z पड़े हुए? 300 पड़े हुए ना, 300 पड़े हुए, ठीक है। और अगर एक z हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो कितने का पड़ेगा मार्केट में? 15 रुपए का पड़ेगा। मेरे पास समझ आ रही है? 15, ये मार्केट में 15 रुपए का मिलेगा, ये 15, ठीक है। और ये एक नहीं होगा, ये कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। और माइनस कर देंगे इसमें से कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा, ऐसा ना कर देना 15 माइनस 3 पहले ना कर देना, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये पर यूनिट के लिए नहीं है, ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट 3 दी हुई है। अगर पर यूनिट दी हुई तो 15 माइनस 3 करता। टोटल कैसे? सर हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम उनके साथ कंपेयर तो करेंगे पहले ना। किसको? ओ हाँ, कंपेयर कर लेता, सॉरी कंपेयर करना रहेगा, थोड़ी जज्बाती हो गई, कोई मसला नहीं, हो जाता समटाइम। नहीं सही कह रहा है सर, वो जज्बाती ना हो, कंपेयर तो कर लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं जनाब। इसका मतलब एक यूनिट कितने का सेल होता है? 15 का। पर ये तब होता है कि जब zx होता है, लेकिन मेरे पास तो z है, तो उस z के अंदर कितने zx मिलेंगे? 2। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे किया। इसका मतलब अब कितनी कॉस्ट पड़ी? 30 की। भाई उस 30 में से कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 3 निकाल दूंगा तो क्या कॉस्ट बनी? 27। अब मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। मार्केट में बेचूं 20 का, सब्स्टिट्यूट के ऊपर करूं 25 का, और अगर उसको कन्वर्ट करूं किसी अदर प्रोडक्ट में तो 27 का बेनिफिट मिलेगा। तो 20, 25, 27, कौन सा बेनिफिट ज्यादा है? 27। फिर 27 को 40 से कंपेयर किया, लोअर कौन है? 27। तो 27 विल बी अवर, बोलो, रेलिवेंट। तो क्या 300 मल्टीप्लाई बाय 27 करूंगा, आंसर बताएं क्या आया? हाँ, 8100। तो ये मेरा आंसर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 16, 16,100। ये रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी मेरी इस केस में। हाँ जुनेद पूछो, क्या पूछ रहे हो? 15 की तरह? हाँ, ये 15 पर यूनिट। ये ZX की परचेज प्राइस है, ZX, क्योंकि अब Z ZX में कन्वर्ट होने लगा ना, तो अगर मुझे खरीदना पड़ा तो ZX मार्केट से खरीदूंगा ना। 300 यूनिट है वो हो गया 600। क्या कह रहा है? 300 यूनिट 600 हो गया। 300 यूनिट 600 हो जाएंगे। हां, 2 आएंगे ना। कह सकता है 300 मल्टीप्लाई बाय 6 इस तरह कर दे, लेकिन हमने सबसे पहले 300 मल्टीप्लाई बाय 6, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना ना। फिर आप ये गलती करोगे। आप 15 माइनस 3 करके 12 कर दोगे। जब 20, 25 और 12 कंपेयर करोगे तो फिर भी 25 ग्रेटर नजर आएगा। तो आपने परचेज प्राइस को डबल करना है, यूनिट्स को डबल नहीं कर देने। बात समझ आ रही है ना? देखो, एक ZX 15 का है तो मेरे पास Z है, तो इसका मतलब अगर मैं मार्केट से Z खरीदूंगा ZX बनाने के लिए तो 30 रुपए का पड़ेगा ना, 15 इंटू 2। ये बात समझे? ये देखो,
मैं जी को किस पे कन्वर्ट कर रहा हूं? और बोलो बच्चों, जी को जी है। मैं इस पर क्या कर रहा हूं? जी को जी एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं जी को जी एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, अगर एक जी हो तो दो जी एक्स बनते हैं, एक जी हो तो दो एक्स जी एक्स बन जाते हैं, ऐसी है। अच्छा, एक जी एक्स कितने का मिलता है? 15 का। और अगर मैं एक जी को जी एक्स की कॉस में कन्वर्ट करना चाहूं तो 15 लिखूंगा या 15 इंटू 2 30 लिखूंगा? और बोलो, एक जी कितने जी एक्स की कॉस के बराबर है? 30 के। क्योंकि ये जो 15 है ये जी नहीं है, ये जी एक्स है। और एक जी में दो जी एक्स बनते हैं, तो जी की कॉस देखनी है, जी की कॉस देखनी है जी एक्स में, तो वो 30 बनती है। तो 30 मेरे को, मेरे पास जी एक्स नहीं है, मेरे पास तो जी है, तो मुझे जी के लिए देखना है कि कॉस क्या मेरी बनती है, वो 30 है। सही है। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, एग्जाम में पॉइंट गलत भी हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये हमने कर लिया, ये लास्ट में हमारे पास आ गया कि 325 ये आ गया और ये हमारे पास 2100 आ गया, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं, और ये, ठीक है, और हमने इसको कंपेयर कर लिया था। ठीक है जी, डन। अब आपने क्या करना है, आपका एक पास पेपर का क्वेश्चन ओपन हो गया। आपने लेबर कॉस्टिंग का, किसका? लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे और अर्जेंटीना लिमिटेड स्प्रिंग 2022, ठीक है, इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग ऑफ लेबर थोड़ी सी यूज थी, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा जाके। चैप्टर नंबर 5 का लेबर कॉस्टिंग अर्जेंटीना लिमिटेड वाला सवाल करेंगे आप, ये आपका होमवर्क है। नहीं, इसमें आ जाएगा, हाँ, लेबर का। जब अभी मैं लेबर में करूंगा, अभी फिलहाल कोई ना करना, अभी एक होमवर्क दूंगा आपको बता दूंगा। और ये लेबर का लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट फॉर लेबर। ओ ड्रोनी है ये तो। नहीं, अभी होमवर्क कोई नहीं करना, अभी ना करना, ये अर्जेंटीना को ना छेड़ना, ये लेबर करवा दूं, लेबर करवाने के बाद करेंगे। क्या कह रहे हो? टेस्ट भी देना है? अच्छा जी, ठीक है बच्चों, मटेरियल कॉस्टिंग हम लोगों ने कर लिया, तो कल इंशाल्लाह ताला हम रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर लेबर स्टार्ट करेंगे और कल रेलिवेंट कॉस्टिंग का सारा कंसेप्ट हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का पहले वाले लेक्चर में कंसेप्ट मुकम्मल करने के बाद हम दो पास्ट पेपर इसके करेंगे, एक टाइची लिमिटेड ऑटम 12 का और एक ग्लोबल प्राइवेट जीपीएल स्प्रिंग 16 का। तो ये दो रेलिवेंट कॉस्टिंग पास्ट पेपर करेंगे, बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह आपके होमवर्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रेलिवेंट कॉस्टिंग उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिसीजन मेकिंग में मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको बातें समझ आ रही हैं, कंसेप्ट भी समझ आ रही हैं, तो बच्चों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।